हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो चलिए आज बात करने वाले हैं नए टॉपिक जिसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण एवं लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। देखिए सबका डेफिनेशन में यहाँ पे लिख चुके हैं कि वह समीकरण जिसे x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है वह और ए बी सी बिलोंग्स आर तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो दो चर x और y में रैखिक समीकरण कहलाता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि वह समीकरण ऐसा कोई भी समीकरण हो जिसे x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ए बी सी बिलोंग्स आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, वास्तविक संख्या से ए बी सी बिलोंग करना चाहिए। और साथ में ध्यान देने वाली बात है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पे जीरो नहीं होने चाहिए, और बी नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो तो 2x माइनस 3y प्लस 5 दिस इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y दिस इक्वल टू 11। अगर मैं यहाँ पे 3x लिखा हुआ है या 2x लिखा हुआ है, x इक्वल टू अगर 2 इक्वल टू 0 कर दूंगा, यहाँ पे 3 इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो बात बनी ही नहीं, तो चर में रैखिक समीकरण तो होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0। बात तो समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल। दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यहाँ पे दो चर का हो गया, एक दो चर का यहाँ पे है, दोनों को एक साथ लिए, इसी को बोलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। आगे बात करते हैं दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 दिस इक्वल टू 0, जहाँ पे abc1 और a2b2c जो है एक क्या है आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना। रैखिक समीकरण के एक युग्म का हल करेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण के एक युग्म का हल, मतलब कि एक युग्म का हल होना चाहिए। मान लेते हैं कि एक रैखिक समीकरण ए है, दूसरा रैखिक समीकरण ए है। ठीक है ना। एक्स और वाई के मानों का युग्म जो दोनों समीकरण कहाँ पे बता रहे थे, यहाँ पे रैखिक समीकरण के एक युग्म का हल। देखो हम बात क्या कर रहे थे कि रैखिक समीकरणों के युग्म का हल। ए रैखिक समीकरण होगा, एक युग्म है, पेयर में है, इसका हल क्या होगा, यदि x और y के मानों का एक युग्म जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना, यहाँ पे देखो हम आप समझाना यह चाह रहे थे कि दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है, अगर एक रैखिक समीकरण है दूसरा रैखिक समीकरण है, दोनों मिलाया तो एक युग्म बन गया। ठीक है ना। एक्स और वाई का वह मान होगा जो इन दोनों को संतुष्ट कर जाए, तो बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म क्या है या हल है। जैसे मान लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x बराबर 3 इसमें डालो और y बराबर 1 डालो, क्या मिल गया, 4 मिल गया। आर एच आ गई ना, संतुष्ट कर रहा है ना। आगे देखो x प्लस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर क्या 4 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखे, तो मिल गया 4। तो अगर ऐसा संतुष्ट कर रहा है तो बोलेंगे क्या, रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है। रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, या हल है। तो आप लोग जब तक इसको छापिए फिर हम बात करते हैं। तो देखो अब हम आगे बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है इसमें कि रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी दिस इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है r से और ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0 में x और y का
वह मान जो समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। एक लाइन में समझो, अगर दिया हुआ है ना रैखिक समीकरण युक्त दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसमें अगर x बराबर और x का वैल्यू रखो, y का वैल्यू रखो और 0 दे दें, यानी कि संतुष्ट कर जाए, तो बोलेंगे क्या आया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, वहां पे क्या सीखे थे हमने, क्या हमने वहां पे सीखा था, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का हल सीखे थे। यहाँ पे सीख रहे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपको जो दिया हुआ है समीकरण, उसमें आप x बराबर निकालो और y बराबर जो भी वैल्यू हो, x बराबर और y बराबर वैल्यू पुट करो और संतुष्ट कर गया तो बोलेंगे कि रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है। आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, x बराबर 3 और y बराबर 2 लोगे इसमें, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12 हो गया, संतुष्ट कर गया। मतलब संतुष्ट का होता है कि इसमें वैल्यू डालो, इसके बराबर आ गया तो संतुष्ट है। x बराबर 2 और y बराबर 3 डालो, x बराबर 2 डालोगे तो कितना हो गया 4 6 12 हो गया, संतुष्ट कर गया, तो बोलेंगे हाँ यह रैखिक समीकरण का हल है। क्लियर। आगे बात करते हैं संगत और असंगत की। संगत यानी कि अविरोधी, कंसिस्टेंट समीकरण क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसका कम से कम एक हल हो, वैसा समीकरण जिसके कम से कम एक हल हो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। हम सिंपल, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 2 x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया, का हल है। जैसे यहाँ पे बात करोगे का हल है, कैसे है, अब यहाँ पे भैया आप x बराबर क्या हो जाएगा, हल करोगे तो y होगा, यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा 2y बराबर क्या आ जाएगा 2, तो y बराबर क्या निकल गया 1, यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1, मतलब x बराबर भी 1 हो गया और y बराबर भी 1 हो गया। यहाँ पे हल है ना, कम से कम एक हल है ना, तो बोलेंगे इसको संगत। असंगत में क्या होता है कि x प्लस 2y बराबर 2 और 2x प्लस 2y बराबर कितना है 5। तो असंगत में होता है कोई हल नहीं होता। असंगत के लिए एग्जांपल ये हो गया, संगत के लिए एग्जांपल ये हो गया। चलिए छापिए इसको। चलिए भाई, तो हमने यहाँ तक बात कर लिया, ठीक है ना, जो भी बात करना था हम वहां तक बात कर चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे। आगे क्या बात करना है कि मान लेते हैं दो निकाल ले लिए, a1 x प्लस b1 y, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हमने समीकरण निकाल ले लेते हैं, क्या ले लिए, दो समीकरण निकाल ले लिए यहाँ पे, ठीक है ना। एक हो गया a1x, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लिया a1x प्लस का b1y प्लस का c1 दिस इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 दिस इक्वल टू 0। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है, बहुत ही ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं a1 बटा का a2 बराबर नहीं है b1 बटा का b2, अगर ऐसा रहे तो हम समझेंगे कि दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब है कि एक हल होगा। क्या हल होगा, एक हल होगा। और जब एक हल हो या अनेक हल हो उसको क्या बोलते हैं हम, संगत, यानी कि कंसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर बात ये हो गई। दूसरा नंबर में बात करते हैं, यदि a1 बटा का a2 बराबर है b1 बटा का b2 बराबर है c1 बटा का c2, अगर ए रेखा संपाती हो गई, इसी पर आया और दूसरा रेखा चढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम,
एक रेखा दूसरी रेखा पर चढ़ गए तो क्या हो गया, संपाती हो गई। क्या होगी, संपाती। अगर ये संपाती है तो इसका मतलब है कि एक रेखा पर डबल रेखा चढ़ गया, इसका मतलब है कि बहुत सारा हल होगा। तो क्या बोलेंगे इसका, अनेक हल। क्या बोलेंगे, अनेक हल। जब अनेक हल होगा तो हम समझेंगे क्या, असंगत, सॉरी संगत। क्या समझेंगे, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, क्या पढ़ेंगे इसको हम, संगत, कंसिस्टेंस। आगे हम बात करते हैं, अगर 3 नंबर में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। A1 बटा का A2 बराबर है B1 बटा का B2 बराबर नहीं है C1 बटा का C2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं, एक रेखा इधर है, एक रेखा क्या है, इधर है, दोनों रेखाएं क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब भी पैरेलल होगा तो हम इसको समझेंगे समांतर। क्या समझेंगे, समांतर। आप ही बताइए, जब समांतर है तो क्या हल होगा, कोई हल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको हम, असंगत। क्या बोलेंगे इसको, असंगत। जरा ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी 2 बात बताया, सॉरी अभी हमने 3 बात बताया। कौन कौन बताया, पहला नंबर में यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा का B2, सॉरी A1 बटा का A2 बराबर नहीं है B1 बटा का B2, अगर ऐसा है तो रेखाएं जो होगा क्या करेगा, प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करेगा। जब ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब एक हल होगा, संगत होगी। ठीक है ना। जब रेखा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के रूप में अगर है तो इसका मतलब रेखा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, संपाती होगा। जैसे ही संपाती हो गया तो समझेंगे कि अनेक हल होगा। अनेक हल होगा इसका मतलब क्या है, संगत। या हल एक हो चाहे अनेक हो, क्या होगा, संगत होगा। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। अगर इस फॉर्मेट में है तो समझेंगे समांतर है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। समझ में आया। फिर से बता रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर समीकरण निकाय ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, हमको चेक करना है संगत है या असंगत है, क्या है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं तो हम अपनी भाषा में आसानी से। आपको देखना है, अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 रहे तो समझेंगे कि रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी क्या, प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है तो हलों की संख्या 1 होगी, इसका मतलब है कि वह संगत हो गया। क्लियर। A1 बटा का A2 बराबर है B1 बटा का B2 बराबर है C1 बटा का C2 रहे, इसका मतलब है कि दोनों रेखा एक दूसरे को संपाती कर गए। संपाती करने का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा पर चढ़ गया। जैसे ही चढ़ेगी इसका मतलब संपाती हो गया। क्या हो गया, संपाती हो गया। जब संपाती हो गया तो हलों की संख्या अनेक हो गया। क्लियर। आगे बात करेंगे, A1 बटा का A2 बराबर है B1 बटा का B2 बराबर नहीं है C1 बटा का C2। इस स्थिति में रेखाएं क्या होती है, समानांतर हो जाती है। क्या होती है, समानांतर होती है। जब समांतर हो जाता है तो इसका मतलब है कि कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको हम एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 4। ठीक है ना। और यहाँ पर लेते हैं 3x प्लस का 2y बराबर 4। अब आपको बोलना है चेक कीजिए भाई साहब, क्या है यह, संगत है, असंगत है या क्या है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कैसे कि देखो, यहाँ पे A1 बराबर कितना है, 1, B1 बराबर कितना है, 1, C1 बराबर कितना है, 4, A2 बराबर कितना है, 3, B2 बराबर कितना है, 2, C2 बराबर कितना है, 7। क्लियर। अब आप यहां से निकालोगे 1/3 बराबर 1/2। क्या दोनों बराबर है, नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो हम समझेंगे क्या, क्या गुहाल है इसका, रेखा क्या करेगी, रेखा भाई साहब यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। और जैसे ही प्रतिच्छेद करेगी तो समझेंगे हलों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। जब हल की एक संख्या हो गया तो संगत होगा, क्या संगत होगा, असंगत होगा, तो बिल्कुल संगत होगा। क्लियर। पहला नंबर में समझाया। दूसरा नंबर में आपको समझाता हूं। मान लेते हैं अगर x प्लस का 3y बराबर का माइनस का 2 और 2x प्लस का 6y बराबर का माइनस का 4, अगर ऐसा रहे समीकरण में क्या, तो क्या करोगे भाई साहब, तो फिर देखेंगे यहाँ पे वही बात कि A1 बराबर कितना है 1, A2 बराबर कितना, B1 बराबर कितना है 3 और C1 बराबर कितना है माइनस का 2।
यहाँ पे A2 बराबर कितना है 2, B2 बराबर कितना है 6 और C2 बराबर कितना है माइनस का 4। अब यहाँ पे करके आप देखो, यहाँ पे जब करोगे तो क्या मिलेगा 1/2 बराबर है 3/6 बराबर है 2/4। इसका मतलब है 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। इसका मतलब है कि दोनों रेखा एक दूसरे पर चढ़ गया। जैसे ही चढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया, संपाती हो गया। जब रेखाएं संपाती होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हल क्या होगा, अनेक होगा। हल कितना होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे। आप ही बताओ, जब अनेक हल होंगे इसका मतलब क्या है कि संगत क्या संगत, तो संगत हो जाएगा। भाई साहब हमने बता चुके हैं, चाहे हल एक है चाहे अनेक है, संगत तो होगा। आगे एक और एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, अगला लिखना है आपको एग्जांपल नंबर 3। हम मान लेते हैं कि 2x प्लस का 4y बराबर 7। आगे ले लेते हैं 4x प्लस का 8y बराबर है माइनस का 9। तो यहाँ पे 1 बटा क्या आएगा, A1 बराबर हो गया आपका 2, B1 बराबर हो गया आपका 4, C1 बराबर हो गया 7, A2 बराबर हो गया 4, B2 बराबर हो गया 8 और C2 बराबर क्या हो गया माइनस का 9। इसका मतलब है कि यहाँ पे निकल रहा है 2/4। इधर मिटा देता हूँ, एक मिनट, इधर मिटाते नहीं है हम, इधर बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी में देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2/4 बराबर है 4/8 बराबर है 7/-9। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 7/-9। अगर ऐसे फॉर्मेट में रहता तो हम क्या बोलते हैं, क्या हल बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई साहब रेखा जो होगी समांतर होगा। क्या होगा, रेखा समांतर होगा। जब भी रेखा समांतर होता है इसका मतलब होगा कि असंगत होगा। क्या होगा, सॉरी, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, संगत। क्या संगत बोलेंगे, असंगत, ठीक है ना। इसको लिखिए, तो आपने लिख लिया। तो भाई साहब जो भी समझाना था मैंने समझा दिया था, ठीक है ना। अब कंसेप्ट जो मेरा था बिल्कुल खत्म हो गया। अब आगे बात करने वाले आपको एक्सरसाइज की। तो फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज में, पूरा फिर से रिपीट होगा, आपको बढ़िया से समझ जाना है। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो में। बाय।